गुड इवनिंग बच्चों। क्विक रिवीजन में जो हम लोगों ने पीछे से शुरू किया, भारतीय राजनीति नए बदलाव, पाठ 8। जो ये आपकी वर्तमान परिदृश्य है भारतीय राजनीति का, उसकी क्या विशेषताएं हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रमुख राष्ट्रीय दलों का नाम, ये क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है, या 2 राष्ट्रीय दलों या 4 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। तो जो भारत में क्राइटेरिया है चुनाव आयोग के द्वारा तय किया जाता है कि किन दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा और किन क्षेत्रीय दलों का, तो वर्तमान में ये जो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, आप, बसपा और तृणमूल कांग्रेस, ये क्षेत्रीय दल है। इसके बाद ये राष्ट्रीय दल है। फिर क्षेत्रीय दल में हर राज्यवार आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अपना दल, ये 2 क्षेत्रीय दल हैं, अपने ही प्रदेश में मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में। फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके, ये तमिलनाडु की है। शिवसेना जो महाराष्ट्र की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, ये बिहार से संबंधित है। उसी के बगल में लोक जनशक्ति पार्टी, ये भी बिहार से संबंधित है। मिज़ो नेशनल फ्रंट, जिसको आपने और चैप्टर्स में भी पढ़ा है, मिज़ोरम की पार्टी है। असम गण परिषद को भी पढ़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से बहुत सारे ये क्षेत्रीय दल हैं जो प्रमुख क्षेत्रीय दल है उनमें से आप 4 के नाम लिख सकते हैं। तो इन्हें रटने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस आराम से 2 बार 3 बार क्विक रीडिंग कर जाइए। इस वक्त आपको कंसिस्टेंटली रिवीजन की ज़रूरत है। भारत की राजनीति में इस वक्त गठबंधन का ही दौर चल रहा है, गठबंधन की राजनीति चल रही है। जो 2 प्रमुख गठबंधन अभी तक भारतीय राजनीति में रहे हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम राजग कहते हैं, रा से राष्ट्रीय, जा से जनतांत्रिक, गा से गठबंधन, और संप्रग का ही नाम अब बदलकर इंडिया हो गया है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो एक बार ये क्वेश्चन आया है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 4 घटक दलों के नाम लिखिए। तो पहला जो सबसे बड़ा दल है इसका भाजपा है, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, अपना दल, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी, असम गण परिषद, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, और भी हैं, ये प्रमुख रूप से हैं। इसके बाद संयुक्त प्रजातांत्रिक गठबंधन, जिसको अब नाम बदलकर उसका इंडी अलायंस कर दिया गया है, इंडी गठबंधन। तो इसमें जो सबसे प्रमुख दल है वो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा नाम, डीएमके जम्मू कश्मीर की, एनसीपी बिहार की, आरजेडी, और एनसीपी महाराष्ट्र की है, नेशनल कांग्रेस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जम्मू कश्मीर की है। ये इंडिया के इंडी अलायंस या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटक दल हैं। तो ये इनको 2 बार आप पढ़ लेंगे। अगर आपसे क्षेत्रीय दलों का नाम पूछा जाए 4, या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के 4 घटक दलों का नाम, तो आप लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 का है। इसकी स्थापना हुई थी 1885, 1985 नहीं, 1885। और कांग्रेस प्रणाली का अंत, इसका जो हमारी नई प्रवृत्ति है, नई प्रवृत्ति 1990 के बाद जो भारतीय राजनीति है उसका पहली जो विशेषता निकल कर आती है, कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। मतलब जो कांग्रेस की एक प्रभुत्व का दौर था, लगभग कमोबेश आज़ादी के बाद से 1989 तक घूम फिर कर, अगर 18 महीने का हम गैप छोड़ दें तो केंद्र में हमेशा कांग्रेस की सरकार बनी, प्रधानमंत्री हमेशा कांग्रेस का रहा। ये प्रभुत्व जो है वो 1989 से समाप्त हो गया। उसके बाद कांग्रेस को कभी उस तरीके का बहुमत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
दूसरी जो विशेषता है वो है मंडल आयोग। बहुत क्वेश्चन इसमें से छोटे बड़े हर तरीके के आ रहे हैं, 5 नंबर में भी और बहुविकल्पी में। मंडल आयोग दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है और इस अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इसको आप शॉर्ट में ओबीसी समझते हैं, उससे संबंधित है। इसके अध्यक्ष थे श्री बीपी मंडल और इन्हीं के नाम पर इसको मंडल आयोग कहा जाता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसकी स्थापना हुई है 1978 में, जनता दल सरकार ने की थी इसकी स्थापना। 1980, 2 साल बाद इसकी रिपोर्ट आई थी और लेकिन रिपोर्ट की जो सिफारिश थी उससे लागू होने में 10 साल लगा। 1990 में इस रिपोर्ट को लागू किया गया। तो तीनों ही क्वेश्चन आते हैं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट कब आई, कब लागू हुई, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसकी रिपोर्ट 1990 में लागू हुई, श्री वीपी सिंह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इसे लागू किया। काम क्या था मंडल आयोग का? मुख्य काम था समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करें कि कौन से क्लास, कौन से लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग में गिना जा सकता है और उनकी स्थिति में सुधार के उपाय बताना। जो सिफारिश की जो 2 साल बाद रिपोर्ट आई उसमें कई थी सुधार के उपाय, कई सारे बताए थे। एक जो मुख्य उपाय था जो लागू हुआ 1990 में कि इस मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति के आधार पर पहचाना कि जाति के आधार पर हम अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान कर सकते हैं और इनकी स्थिति सुधार के लिए उपाय ये बताया कि सरकारी जो नौकरी है और शिक्षा का है उसमें 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाए तो उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति सुधर सकती है। इसका प्रभाव क्या हुआ? चूँकि 27% आरक्षण करने पर बहुत सा ऐसा वर्ग भी था और अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति के आधार पर चयनित करने पर बहुत से ऐसे तबके थे जो जिनको इनसे नुकसान होना था, तो हिंसक विरोध आंदोलन भी हुए, उस पर केस भी हुआ और जो प्रमुख केस रहा वो इंदिरा साहनी केस 1992 का था, जिसमें कोर्ट ने ये माना कि आर्टिकल 15 के अनुसार उसके आधार पर सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को उसके उत्थान के लिए आरक्षण दे सकती है, वो वैध है। और वहीं पर एक सिद्धांत दिया, क्रीमी लेयर का सिद्धांत, कि ऐसे लोग जो पहले से ही अपना विकास कर चुके हैं उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो उसकी पहचान क्रीमी लेयर के रूप में की गई। इसका जो एक और प्रभाव पड़ा, दूरगामी प्रभाव भारतीय राजनीति में, वो था भारत में जाति आधारित राजनीति का उदय हो गया। राजनीतिक दलों को जातिगत मुद्दे एक आसान टारगेट मिल गए अपना वोट बैंक और समर्थन के लिए। तो जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या नई प्रवृत्तियां हैं, क्या नई चेंजेस आए हैं, तो कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ है। गठबंधन सरकारों, कांग्रेस प्रणाली का अंत मतलब किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिल, कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म हो गया। गठबंधन सरकार के दौर का मतलब है कि किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसा दौर आया है 1989 से 2014 तक कि कोई भी एक राजनीतिक दल अपने दम पर अकेले सरकार नहीं बना पाया। तो ऐसी स्थिति में कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई, बहुमत जुटाया, तो ये लगातार गठबंधन सरकारों की स्थिति चली। तीसरा, जाति आधारित राजनीति का आरंभ, अन्य पिछड़ा वर्ग, मंडल आयोग और उसके बाद कई सारी पार्टियों का उदय जाति के आधार पर हुआ, एक विशिष्ट जाति को लेकर जिनकी जो कार्यशील रही। फिर है भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा। भारतीय राजनीति में इस तरीके 1985 का शाहबानो का केस है। शाहबानो जो आपको बताया था, एक वृद्ध महिला, और उसके भरण पोषण के लिए तलाक के बाद सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने रूलिंग दी थी कि उसका पति उसे भरण पोषण देने के लिए बाध्य है। लेकिन उसे 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार ने
कानून बनाकर इस फैसले को पलट दिया। तो भाजपा ने इसे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का रूप माना और इसका विरोध किया। इसी के साथ एक दूसरा मामला जो उठा वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद, जो एक ढांचा था जिसको हिंदू लोग वहाँ पर अपना श्री राम का जन्मस्थल मानते आए, उस ढांचे को लेकर वहाँ पर पूजा अर्चना को लेकर विवाद हुआ, जिसने काफ़ी बड़ा उग्र रूप लिया और 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा भी गिरा दिया गया। तो इस तरीके से ये जो धर्म के आधार, चाहे वो तुष्टीकरण हो या धर्म के मुद्दे को राजनीतिक दलों द्वारा उठाया जाना, ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति 1990 के बाद देखी जा सकती है। और पांचवा जो है उदारीकरण, 1990 के बाद का युग उदारीकरण का है। सभी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उससे अलग हटकर अब कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आयात निर्यात पर और अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ा जाए। तो इसके लिए जो पर्याप्त उपाय हैं वो उदारीकरण के जरिए की जा रहे हैं और इसकी खास बात यह है कि सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत हैं। अब इसमें जो एक क्वेश्चन और प्रमुख रूप से आता है वो है गठबंधन सरकार क्या होती है। एक परिभाषा जो शॉर्ट में मुझे समझ आई है, 2 अथवा 2 से अधिक दलों की मिली जुली सरकार ही गठबंधन सरकार है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 2 अथवा 2 से अधिक दलों की मिली जुली सरकार गठबंधन सरकार है। ये गठबंधन चुनाव के पहले भी बन सकता है और चुनाव के बाद भी बन सकता है। इसमें दल सदस्य परिवर्तित होते रहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी गठबंधन सरकार बनाने की? जो हमारे शासन व्यवस्था है उसमें सरकार बनाने के लिए बहुमत बहुत ज़रूरी है, बहुमत प्राप्त होना है। और जब ऐसी स्थिति, जब चुनाव में किसी एक दल को लोकसभा या विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो कई दल आपस में मिलकर उस बहुमत को पूरा करते हैं, उस संख्या को पूरा करते हैं। तो ऐसे जो मिली जुली सरकार बनती है इसी को गठबंधन सरकार कहा जाता है। 1989 से लेकर अभी तक लगातार जो सरकारें बनी हैं वो किसी एक दल की नहीं परंतु गठबंधन की ही सरकार बनी है। जैसे इसका एग्जाम्पल है और कारण एक ही रहा है कि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 96 में संयुक्त मोर्चा सरकार, 99 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और 2004 में संयुक्त प्रजातांत्रिक सरकार। तो ये सारे यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि गठबंधन भारतीय राजनीति का वर्तमान में एक प्रमुख तत्व, एक स्थायी तत्व बन चुका है, जिसका उदाहरण मिलता है कि 2014 और 2019 में एक दल भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने पर भी जो सरकार बनी वो कई दलों की, जो उनका घटक दल जो चुनाव के पूर्ण ही बना हुआ था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसकी सरकार बनी। तो इस तरीके से गठबंधन वर्तमान भारतीय राजनीति की स्थायी तत्व है। अब इसके लाभ और नुकसान पढ़ लेते हैं संक्षेप में। लाभ क्या है? सबसे पहला, ये जो गठबंधन बनता है छोटे छोटे दलों को मिलाकर आपस में बनते हैं। तो ज़्यादातर ये छोटे दल क्षेत्रीय दल हैं जो किसी एक राज्य विशेष में सक्रिय हैं। तो इस तरीके से गठबंधन के माध्यम से ये क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा पा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सरकार बनना संभव हुआ है। अगर गठबंधन का रास्ता नहीं होता तो पूर्ण बहुमत न मिलने की अवस्था में सरकार बनना असंभव हो सकता है। किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं है गठबंधन सरकार में, किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं है और सभी दलों की बात सुनी जाती है, उनका प्रभाव रहता है। गठबंधन सरकार की कमी क्या है? जो सबसे बड़ी कमी है, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। जो इस वक्त राजनीतिक दलों का प्रयास किसी न किसी तरह सरकार बना लेने और उसे बचाए रखने पर है, जिसके लिए वो समझौते और अवसरवाद से चूकते नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि अपेक्षाकृत कमज़ोर और अस्थिर होती है। यदि कभी किसी घटक दल की बात नहीं मानी गई या उसका मनचाहा
हम कहें वरदान या उसको जो मनचाही उसकी चीज़ें नहीं मिली, तो घटक दल अलग होते हैं और इससे क्या होता है कि गठबंधन सरकारें कभी कभी अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाती और इस तरह से सरकार अब कमज़ोर और अस्थिर रहती है। यहाँ पर कुछ परिभाषा और नाम दिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं, ये परिभाषा पूछी गई है। और समाज के शैक्षणिक और सामाजिक, आर्थिक नहीं, समाज के शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की कोटि है ओबीसी। और इस जो एससी और एसटी से अलग है, क्योंकि पिछड़े तो एससी और एसटी भी है, इसलिए हम दोनों चीज़ लिखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग की परिभाषा में कि समाज के शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय जो एससी और एसटी से अलग है, इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग माना जाता है। 1978 में एक दलित और माइनॉरिटी का जो नौकरी पेशा लोग थे उनका एक संघ बना, फेडरेशन बना, बाम सेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन 1978। उसके बाद 1984 में बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, जो मुख्यतः एक जाति आधारित जाति के हितों की बात उसने प्रमुखता से उठाई, तो 1984 में इसकी स्थापना मान्यवर श्री काशीराम ने की। तो बसपा की स्थापना 1984, भाजपा की स्थापना 1980 में हुई। उसके बाद शाहबानो मुकदमा 1975 का है और उसके आधार पर जो तुष्टीकरण का संबंधी कानून जो बना, उस निर्णय को पलट दिया वर्ष 1986। बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनाई थी, तो ध्यान रखिएगा बाबरी मस्जिद का नाम सुनकर ये मत लिख दीजिएगा कि बाबर ने बनवाई। बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने बनवाई थी 16वीं सदी में। कार सेवा और रथ यात्रा क्या है, राम मंदिर निर्माण के समर्थन में जो एक आंदोलन किया गया उसे कार सेवा कहा गया। एक जो आपकी किताब में शब्द दिया है हिंदुत्व, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग श्री वी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। अब बच्चों एक क्वेश्चन जो और आता है, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था और विस्तार में पूछा गया था, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय राजनीति में उत्थान। तो यहाँ पर उसका आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। भाजपा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। अब जैसे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर विस्तार से कि भारतीय जनता पार्टी का भारतीय राजनीति में उत्थान बताइए, अब उसके बारे में, अब पार्टी के बारे में, उसकी स्थापना कब हुई, उसकी विचारधारा क्या है, किसकी उत्तराधिकारी है, उसका चुनावों में क्या परफॉर्मेंस रहा है, इसी को आपको बताना है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, इसकी स्थापना 1980 में हुई, ये जनसंघ की उत्तराधिकारी पार्टी है। इसकी प्रमुख विचारधारा पहले गांधीवादी समाजवाद, सावरकर के हिंदुत्व, या हिंदुत्व का तात्पर्य एक संस्कृति एक राष्ट्र से है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का विरोध करती है। अयोध्या और बाकी जगहों पर जहाँ पर भी इस तरह पहले मंदिर की अवधारणा है वहाँ पर वो मंदिरों के निर्माण की पक्षधर है। आर्थिक रूप से दक्षिणपंथी विचारधारा। 1998 में गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 1998 में भाजपा ने स्थायी रूप से गठबंधन बनाया और गठबंधन बनाकर ही चुनाव लड़ना शुरू किया, तो उसके गठबंधन का नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें अन्य दल शामिल हैं, इनको आप पहले पढ़ चुके हैं। अब बीजेपी का चुनाव में प्रदर्शन, तो 1980 में जब से वो बनी है से लेकर 2019 के जो लोकसभा चुनाव है वहाँ तक बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, हमें उत्थान बताना है, तो निश्चित रूप से यानी उसकी सीटों की संख्या प्रतिशत बढ़ा। 1980-84 में 1980 आपको याद हो इंदिरा गांधी जी और 1984 में राजीव गांधी जी की प्रचंड जीत हुई थी, तो इसमें भाजपा को बहुत कम सीटें मिली। 1989 के चुनाव में भाजपा इस स्थिति में आ चुकी थी कि उसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन दिया बाहर से मतलब सरकार में शामिल नहीं हुई, बाहर से उसको समर्थन दिया था, तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार चली। 1991 और 96 में
उसकी सीट प्रतिशत बढ़ा। 96 में सबसे ज़्यादा सीट पाने वाला, मतलब सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी। उसको उनके नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को शपथ भी दिलाई गई, लेकिन वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, अतः मात्र 13 दिन की सरकार रही। उसके बाद संयुक्त मोर्चा सरकार बनी। 19 संयुक्त मोर्चा सरकार भी ज़्यादा अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूर्ण कर पाई। 1998 में जो फिर से चुनाव हुए वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव हुए। उसमें भाजपा को फिर से उसको पूर्ण बहुमत तो नहीं, लेकिन गठबंधन को बहुमत मिला। लेकिन ये जो है 13 महीने ही ये सरकार चल पाई। इसको आप दलों की अस्थिरता के उदाहरण में भी दे सकते हैं। 1999 में पुनः भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सरकार बनाई और इस बार 5 वर्ष पूरे किए। तीनों ही कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके बाद 2004 और 2009 में सत्ता परिवर्तन हुआ और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार नहीं बनी, जबकि जो इसका विपक्षी गठबंधन था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो कांग्रेस जिसका मुख्य घटक दल है, उसकी सरकार बनी। 2014 में और 2019 में बहुत ही लंबे समय के अंतराल के बाद किसी एक दल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 2014 के में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें, और इस बार दोनों ही बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने। तो इस तरीके से आप भाजपा का उत्थान लिख सकते हैं। और जो प्रमुख विशेषताएं हैं, कांग्रेस प्रणाली का अंत, गठबंधन सरकार की शुरुआत, जाति आधारित राजनीति का आरंभ और धर्म आधारित, जिसको कह सकते हैं राजनीति या तुष्टीकरण के विरोध की राजनीति, उसका मुद्दा उठाया गया तुष्टीकरण का। और उदारीकरण के मामले में सभी एकमत है। मंडल आयोग इम्पॉर्टेंट है। मंडल आयोग कब लागू हुआ, उसकी सिफारिश है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की क्या परिभाषा है, यह सब आप इसे तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।